सभी दोस्तों पर रब की सलामती हो। मैं हूं वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज का मौजू एक जियो पॉलिटिक्स पर है, भू राजनीति पर है। याल्टा संधि पर बारीकी से बात करेंगे और ये आज इसलिए ज़रूरी है कि आपको पहले जड़ें समझ में आ जाएं दुनिया के बारे में, भू राजनीति के बारे में, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की व्यवस्थाओं के बारे में कि भू राजनीति का खेल कैसे शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा, कैसे खेला गया। इसको बड़ी बारीकी से हम जो है इसका मंथन करेंगे और ये मैं डेडिकेट करूँगा मीडिया के उन मठाधीशों को जो अलंबरदार हैं मीडिया के तमाम दुनिया में। मगर आप ये समझिएगा, एक ये याल्टा संधि जो है कम से कम हम जैसे देशों के लिए बहुत ज़रूरी है, आवाम के लिए समझना बहुत ज़रूरी था। मगर इसको चंद बुद्धिजीवियों ने या स्कॉलर्स ने बिल्कुल बंद कमरों में इस पर चर्चा की और इसको बिल्कुल आवाम के सामने नहीं लाया गया और आप इसको चर्चा में कभी सामने किया ही नहीं गया। आप शीत युद्ध का नाम सुनते आए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते आए हैं। दरअसल ये सब खेल क्या खेला गया, कैसे खेला गया, इसको जब आप समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी दूर हो सकती हैं, बहुत से आपके आपसी कॉन्फ्लिक्ट दूर हो सकते हैं, आपकी समझ पैदा हो सकती है इस बारे में कि आपको पत्रकारिता किस दिशा में करनी चाहिए, चर्चा किस दिशा में करनी चाहिए, आपकी सरकारें आखिर क्या करती हैं और क्यों करती हैं। और देखिए, ये लोगों की, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैं ये नहीं मानता हूँ। इनको नहीं पता था, मैं ये भी नहीं मानता हूँ। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि तमाम मीडिया हाउस शुरू से लेके अभी तक या आगे भी वो तमाम किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं। इनके कई तरीके होते हैं। कई बार जो है जो मौजूदा सरकार होती है, सत्ता होती है, उससे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। विपक्ष का साथ भी कोई इसलिए खुलकर नहीं देना चाहता, किसी मुद्दे पर नहीं आना चाहता, क्योंकि एक बार सत्ता में ये होते हैं तो दूसरी बार सत्ता में वो होते हैं। और ये जर्नलिज्म का कुछ इस तरह का, या बुद्धिजीविता का प्रोफेशन कहूँगा मैं इसको, वो इस तरह का होता है कि आप हमेशा के लिए अपने एक ही काम को करते रहते हैं और आपको किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं लेनी पड़ती है। और आपको इसके अलावा अपना घर चलाना होता है, रोज़गार इसी को बनाना होता है, प्रोफेशन बनाना होता है। इस सूरत हाल में आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है कि आप खुलकर उन मौजू पर बात कर सकें जिससे बहुत कुछ दुनिया के सामने खुलकर वाज़ेह हो सकता है। और ऐसे चंद ही लोग होते हैं दुनिया में जो जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और इसको प्रोफेशन नहीं बल्कि एक जुनून समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कुदरत की दी हुई कि आपको तक कोई बात पहुंची है उसको आवाम तक डिलीवर किया जाए, पहुंचाया जाए। मैं आज उस मौजू को आपको पहुंचा रहा हूं जिस पर आज की तारीख में आप सब लोग इत्तेफाक तो नहीं करोगे, मगर आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। वापस आते हैं याल्टा संधि पर, मगर इससे पहले दो बड़ी खबरों को आप समझ लें। ब्रिटेन आज कहा है, ब्रिटेन की तरफ से कि जो कोविड है उस पर प्लान सी के लिए तैयार होना चाहिए, यानी कि कुछ नया शायद वो कुछ होने वाला है, ड्रामेबाजी। और सब उससे भी बड़ी खबर ये है कि तुर्की ने सीरिया की सरहदों में भारी आर्टिलरी, भारी हथियार जो है डिप्लॉय करने की धमकी दी है। तो यहाँ से भी जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नक्शा बदल सकता है। ये मुझ पर उधार रहा, मैं इस पर ज़रूर हो सकता है कल चर्चा करूं, मगर आज हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि याल्टा संधि क्या थी। दोस्तों, वापस चलते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हुए हम पहुंचते हैं याल्टा के उस कागज़ के टुकड़े पर जिसे 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 के बीच में तश्कील दिया गया, जिस संधि को करने के लिए 3 बिग थ्री उस वक्त के कौन थे। इसमें बिग थ्री में आते हैं रूजवेल्ट डी फ्रैंकलिन जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, विल्सन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जो इसमें जो प्रीमियर जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ। इन तीनों के बीच में एक संधि पाई जाती है। अभी जर्मनी का खेल खत्म होने वाला है। ब्रिटेन पर, जापान पर बम फेंके जाने वाले हैं परमाणु, और युद्ध की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट उसके पहले, हालांकि इससे पहले भी ये एक इन तीनों के बीच में मीटिंग की गई थी, मगर वो तेहरान 1943 में की गई थी। उसके बाद याल्टा संधि पर आते हैं। इस याल्टा संधि उस वक्त तक वाज़ेह हो चुका था कि मित्र राष्ट्र मिलकर, सोवियत संघ, ये सब मिलकर अब जर्मनी को, हिटलर जो है वो पहुंच चुका होगा
कुदरत के पास और जापान भी हार चुका होगा, और उसके बाद की दुनिया पर हम प्रभाव क्षेत्र पर बात करेंगे। इस चर्चे में किसी ने बात नहीं की। जब भी इन संधियों की बात की जाएगी तो इन संधियों पर चर्चा, आपको लेख मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, वो सब इन बातों पर चर्चा होगी कि जो इन देशों के बीच में, मित्र राष्ट्रों के बीच में जो कुछ एक मानवता का खेल था और जो दुनिया को अच्छा बनाने की सूरत हाल थी, उस पर बातचीत की गई। 7 दिन तक चली इस मीटिंग में, इस संधि में, इस सम्मेलन में जब ये संधि तश्कील पाई गई तो असल इस संधि का मकसद ये था कि ये बर्तरी हासिल कर चुके थे, अब जीत के नज़दीक थे, और यहाँ तय होना था कि हम किस तरीके से पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में बांटेंगे। यानी इस संधि में ये तय पाया जा रहा था कि जैसे बुल्गारिया, युगोस्लाविया, इनमें कितने % ब्रिटेन के जो है वो प्रभाव क्षेत्र के लोग रहते हैं, और कितना प्रभाव क्षेत्र उसमें ब्रिटेन का है, कितना यूएसएसआर का है, और इसमें अमेरिका का कितना रोल है, ये सब चीज़ें तय हो रही थी। तो इसकी चर्चाएं, कुछ देशों के नाम खुल गए इसमें से, हंगरी, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, बहुत सारे नाम इसमें खुलकर सामने भी आते हैं, मगर जो सामने नहीं आते हैं लोगों के, वो कौन से देश हैं? जो ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में थे, जो फ्रांस के प्रभाव क्षेत्र में थे, जो यूएसएसआर के गुलाम थे, ये इन देशों में इनके प्रभाव क्षेत्रों की बंटवारे किए गए, और जो बहुत बड़े देश थे जिसमें से इसमें से कुछ के टुकड़े कर लिए गए प्रभाव क्षेत्र के हिसाब से। कहीं पर 90% जो है ब्रिटेन का स्टेक था और 10% यूएसएसआर का स्टेक था, तो उसको उसी तरीके से बांटा गया। जहां पर स्टेक जो है वो बाकायदा इन्होंने अपने स्टेक पर चर्चा की थी, अपने हिस्सेदारी पर चर्चा की थी, और इन्होंने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में इस तरह बांट लिया था जैसे इनके बाप की जागीर थी। और ये इसलिए बाप की जागीर थी कि हम सब इनके गुलाम थे और इनके प्रभाव क्षेत्र में थे, और ये बंटवारा उनके हिसाब से हुआ। याल्टा संधि, आप लोग लड़ते हो किस बात पर कि आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, आपके लोगों ने, आपके आंदोलनकारियों ने बंटवारे किए हैं। ये आप तो जानते ही नहीं, क्योंकि इन तमाम बुद्धिजीवियों ने जो तुम्हारे बीच में है, तुम जिन्हें बुद्धिजीवी मानते हो, दरअसल उन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने एक खीर की प्लेट चंद रुपयों के बदले तुम्हारी नस्लों को बेचा है। तुम्हारी जो स्थितियां हैं आज की तारीख में, मैं मानता हूं कि तुम में से बहुत सारे लोग जो है वो कुछ धार्मिक मठाधीश बैठे हैं, वो किसी भी धर्म और मजहब के हो सकते हैं, मैं पर्टिकुलर नाम लेकर जरा जलील नहीं करना चाहता हूं। वो सब आपको गुमराह करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि तुमको असलियत कोई जानने नहीं देना चाहता है। ये सब दावत खाते हैं, ये दस्तरखान, शाही दस्तरखान के गुलाम होते हैं, और ये इनमें से बुद्धिजीवी, पत्रकार, धर्म के मठाधीश, ये सब दस्तरखान शाही के गुलाम होते हैं। खीर की चंद चमचियाँ उठाकर तुम्हारी नस्लों को, तुम्हारे वजूद को बेच देते हैं, और तुम लोग समझते हो कि तुम्हें बड़ा ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर तुमका बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। सभी बनाते हैं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। यहाँ एक बात याल्टा संधि में मैं आपको यह बता दूं कि शीत युद्ध की जो शुरुआत थी उसका कारण भी धर्म ही था, धर्म को ही उसका सहारा बनाया गया था। उस पर बाद में आते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये बंटवारा, ये संधि की गई है, इसकी आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इसको पूरा समझने के लिए, चूँकि अमेरिका के कुछ थिंक टैंक ने जो मीडिया एडवाइजरी, जो उनकी जो मिलिट्री एडवाइजरी है, उन्होंने बाइडन को एडवाइजरी दी है कि याल्टा 2.0 आपको नए तरीके से एक संधि तश्कील देनी चाहिए, जिसमें आपको प्रभाव क्षेत्र बांट लेना चाहिए रशिया, चाइना, अमेरिका के बीच। रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच एक बार फिर से याल्टा जैसी एक संधि 2.0 के नाम पर ये एडवाइस की गई है। ये सब आप लोगों की चर्चा में पहुंचते नहीं हैं, ये इस पर आपके लोग चर्चा नहीं करते हैं, आपके बुद्धिजीवी चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है कि आपके जो रहबर हैं, आपकी जो सरकारें, सत्ताएं हैं, जो आपके इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो उनके साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर सकें। वो आंख से आंख मिलाकर बात करते हुए नजर आते हैं। वो 2 चम्मच खीर और चंद रुपए के सिक्कों के गुलाम होते हैं। इनको तुम बुद्धिजीवी मानते हो, मैं अपनी जूतियों में रखता हूं। आगे चलते हैं, एक चीज आपको बताता हूं कि जब ये 2.0 याल्टा 2.0 की बात आई है, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है, ताकि आपको यह समझा सकूं कि एक बार फिर से बिसात बिछाई जा रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ यह था कि जब
याल्टा संधि को एग्जीक्यूट कर दिया गया था और एक बार बिल्कुल पूरी तरह से ये लगने लगा था कि अब पूरी दुनिया एक पटरी पर आ गई है, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी, अमन हो जाएगा और अब कुछ भी कहीं पर कुछ अप्रिय घटना नहीं होगी और शांति होकर ये सब चीज़ें आपस में बंटवारा हो गया है। इन्हीं की बंटवारों के हिसाब से देशों का बंटवारा हुआ, ज़मीनों के टुकड़ों का बंटवारा हुआ। ये बाकायदा जाइए, पढ़िए संधि को, समझिए, हालांकि खुलकर आपको नहीं मिलेगी, शोध करना पड़ेगा आपको, बहुत गहरे रिसर्च करने पड़ेंगे और ये सब डॉक्यूमेंट भी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पेश नहीं कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, मगर उसमें आपको हिंट मिलेंगे तो मेरी बातें आप जोड़ लेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि मैं याल्टा संधि की क्यों बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ प्रभाव क्षेत्र का नहीं बल्कि इन देशों का बंटवारा हुआ था बाकायदा एक संधि के तौर पर 4 फरवरी 1945 से लेकर 11 फरवरी 1945 के बीच ये जो है एक सम्मेलन किया गया जिसमें एक डॉक्यूमेंट तश्कील पाया गया जिसमें बाकायदा ये बंटवारे हो चुके थे और उसके बाद दुनिया चलने लगी। मगर यहाँ चूंकि रोजवेल्ट डी फ्रैंकलिन बीमार थे, शायद वो इसके कुछ ही दिनों के बाद उनका खात्मा हो गया और उसके बाद उनकी तरफ वो मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। मगर यहाँ एक चीज़ थी कि जब एक इस बीच में जो कुछ चल रहा था उसमें ब्रिटेन को एक बात के बारे में नहीं पता था कि ब्रिटेन भी इस बारे में थोड़ा सा अनभिज्ञ था, क्योंकि यहाँ रूस के साथ ये संधि भी तय हो चुकी थी कि बहुत जल्दी जापान के मामले पे रशिया जो है वो मित्र राष्ट्रों के साथ आ जाएगा, यूएसएसआर, और जापान को हरा दिया जाएगा। हालांकि ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक थोड़ी बात आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये वजूद यानी लोग मतलब अब जर्मनी फतेह हो चुका है, शांति की बातें की जा रही हैं। हिरोशिमा नागासाकी कांड इसलिए हुआ कि क्योंकि प्रभाव क्षेत्र में संधि होने के बावजूद अपने जो बिग 3 थे उनके मन में पूरी तरह से ये बात थी कि हिस्सेदारी किसके पास ज़्यादा रह जाए। बज़ाहिर तो ये दिख रहा था कि अमन हो गया और बंटवारा हो गया और उसके हिसाब से जो है आगे बढ़ा, आज तक चल रहा है वो। ये जो आप डायरेक्ट युद्ध नहीं देख पा रहे हैं, जो एक दूसरे पर हमले नहीं देख पा रहे हैं डायरेक्ट, ये उस संधि का नतीजा है कि उस संधि की वजह से ये लोग आपस में कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़े नहीं हैं, आमने सामने नहीं लड़े हैं। शीत युद्ध यानी कि अपने जो मुर्गे थे, जो अपने गुर्गे मुर्गे जो बिल्ली कुत्ते थे उनको लड़ाते रहे हैं और ये प्रभाव क्षेत्र के लोगों पर उनके एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में कभी दखल नहीं दिया है। मगर अब जो है चूंकि इनके सबके प्रभाव क्षेत्र बदल चुके हैं, चीज़ें बिल्कुल उलट हो चुकी हैं, एक लंबा समय इसको बीत चुका है और अब चूंकि ये बिखर चुका है, याल्टा संधि का वायलेशन हो चुका है, देश अपने पाले पलट चुके हैं और पासे प्रभाव क्षेत्र जो है वो ख़त्म माने जा रहे हैं। चूँकि इस बीच में ब्रिटेन ने अपने आप को या दुनिया में वो थोड़ा डिग्रेड हो गए, उतना पावरफुल जितने सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे उतने पावरफुल नहीं दिखाई दिए। अमेरिका और यूएसएसआर, रशिया खास तौर से जो है वो आगे निकल गए और बीच में एक और एंट्री हुई चाइना की, जो एक नई ताकत बन के उभरा, जो अभी गर्भ में है, जिसका तय करना मुश्किल है अभी इस वक्त के वो यूएसएसआर मतलब रशिया से आगे है कि पीछे, अमेरिका से आगे है कि पीछे, ये अभी तय होना बाकी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एक पावरफुल देश था और जर्मनी एक पावरफुल देश था और युद्ध के बाद ये तय हो गया था कि यूएसएसआर और अमेरिका अगली पावरफुल देश हैं और उनको सुपर पावर के तौर पर तस्लीम कर लिया गया था, शायद इसी तरह एक युद्ध के दहाने पर जो है पूरी दुनिया पहुंच चुकी है। और ये पूरी दुनिया इसलिए पहुंच रही है और यहाँ के लोग जो हैं अपने अपने देशों के लोग क्यों शांति से, आप ब्रिटेन के प्रभाव में, अमेरिका के प्रभाव में, यूएसएसआर के या रशिया के प्रभाव में, या अब आगे आने वाले दिनों में चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसमें आप काम क्यों करते रहे? क्यों आपके जो है लोग अपनी बात करते हैं तो जब आपके देशों के बड़े फैसले होते हैं तो वो ब्रिटेन चले जाते हैं, आपके आर्मी चीफ जाते हैं, आपका मतलब किसी भी देश का आर्मी चीफ चला जाता है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री सलाह लेने चला जाता है। ये ठीक गुलामों जैसा व्यवहार है, आपको आज़ाद दिखते हैं, अगर ये है तो सबके सामने याल्टा संधि का वायलेशन आप करते हैं, उसको आप नहीं मानते हैं, ये सबके सामने आपको साबित करना होगा। अलबत्ता ये सही है दोस्तों, मैं दोस्तों कह रहा हूँ, उन बुद्धिजीवी ना सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और सो कॉल्ड प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों समझो आप लोग कि आप ठीक है, आपने जो है जो कुछ भी किया, आपने प्रभाव क्षेत्र को नहीं बदला क्योंकि गद्दी पर आपको बने रहना था, चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करनी थी और आपके देशों में, आपके ग्रुप और कैंपस में जो है उतनी ताकत नहीं थी कि आप उनसे टक्कर ले सकें या उनका वायलेशन कर सकें। मगर एक बात ज़रूर थी
इन तमाम देशों की जनताएं तुमको चुनकर भेजती थी उस गद्दी पर, उस सीट पर, इस उम्मीद में कि तुम उनका भला करोगे और दुनिया में उनकी सम्मान, उनकी इज्जत, उनके मान को बढ़ाओगे। आप लोग चुपके चुपके कुछ ऐसे बुद्धिजीवी तलाश कर सकते थे जो सच्चाई पर बात कर सके, जो सच्चाई को खोल कर रख सके, और आप कितनी संधि का वायलेशन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, कैसे आप पलटेंगे, कैसे नहीं पलटेंगे, ये सब कुछ। चूंकि देखिए दोस्तों, शीत युद्ध जब शुरुआत होती है तो वो इसी तरह होती है कि रोज ये जो आपकी याल्टा संधि है, ये होने के बाद उसके बाद यूरोप तश्कील में आता है, यूरोप बना दिया जाता है, और फिर वो देश जो है कुछ देशों के टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ देशों में जैसे हिस्सेदारी की मैंने बात की है, पढ़ लीजिएगा, ये इतिहास है, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। उन देशों में कितने % किसके हैं, उन प्रभाव क्षेत्र को बांट लिया जाता है। उन प्रभाव क्षेत्रों के बाद ये तमाम जो लोग थे, ये लोग अपने तरीके से काम करने लगे, और सत्ताएं जो है, बड़ी जो पावर्स हैं, बिग 3, वो अपने तरीके से इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाती रही। अपनी देश की जनताओं को अगर बताया जाता कि हम ठीक है, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे आप निकाल सकते थे जो ये बता सकते कि दरअसल ये मजबूरियां हैं, हम लोग स्टैंड नहीं करते हैं, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जो कुछ भी अच्छे लोग पैदा होते हैं हम उनको अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया कहीं भी भेज देते हैं, वो वहाँ जाकर ईजाद करते हैं और वहाँ जाकर चीज़ें बनाते हैं। हम अपने देश में इसलिए उनको सपोर्ट नहीं करते चूँकि हम किसी के प्रभाव क्षेत्र में हैं, दरअसल हम गुलाम हैं। हम लोग तरक्की करने की जितनी परमिशन है उससे ज़्यादा तरक्कियाँ नहीं कर सकते हैं। यही वजह है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई चाइना जो है वो भारत से कभी पीछे नजर आता था तरक्की के मामले में, एग्जीक्यूशन के मामले में, अब दुनिया की सुपर पावर बन गया। आपके पास जो आपके भारत के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, इंडोनेशिया, मलेशिया के, ये तमाम लोग जाकर अमेरिका में इजाद करते हैं, ब्रिटेन में इजाद करते हैं, यूएसएसआर में जाके इजाद करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें बना देते हैं, मगर उनके ना नाम होते हैं, उनको पता नहीं वो जिंदा भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर उन टैलेंट का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? ये इसलिए नहीं कि आपकी सरकारों के पास पैसे नहीं है, आप जानते हैं कि अपनी एक चुनाव रैली में खरबों रुपया ये लोग खर्च कर देते हैं, मगर एक टैलेंटेड बच्चे को या टैलेंटेड स्टूडेंट को या स्कॉलर्स को जो है परमिशन नहीं देते कि वो एक अच्छी चीज का इजाद करके हमको ताकतवर बना सके और हमको इससे निजात दिला सके कि हम बज़ाहिर तौर पर जो है ब्रिटेन से हथियार खरीदें, अमेरिका से हथियार खरीदें या रशिया से हथियार खरीदें या अपनी ताकत या सुरक्षा या इक्विपमेंट खरीदें। ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। कोई ये तुम उलाने देते हो, फिर तुम्हारे नेताओं को तुम कहते हो तुम कर सकते हो, तुम लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैंने माना कि सरकारों को या जो भी सत्ता में बैठा है उसका एक लालच होता है, वो अपनी सत्ता क्यों छोड़ेगा, मगर एक चीज थी दोस्तों, मैं फिर उन मीडिया के उन दोस्तों से बात कर रहा हूं जिनको एक सही तस्वीर लोगों के सामने पेश करनी चाहिए थी, ताकि लोगों को सही अपनी स्थिति का पता रहे, अपने हालात का पता रहे, और हालात को वो जब जान सकें तो उसके बाद अपनी राह अमल, अपने बच्चों की परवरिश, अपनी तरीके, जिस तरीके से, देखिए बहुत छोटे से लोग हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर जा रहा हूँ, बहुत छोटे से लोग हैं, कौन? यहूदी। पर मुझे कोई नफरत नहीं है, ये किसी यहूदी, किसी ईसाई, किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, किसी से कोई नफरत नहीं है। मेरी नज़र में सब इंसान है, सबको हक है अपनी तरक्की का, सबको हक है अपने बर्तरी साबित करने का, जो कर सके वो आला है। तो उन्होंने बहुत पहले जब वो बिखरे हुए थे, छितरे हुए थे, और उनके जो थिंक टैंक थे वो उन मिलते थे, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे हुआ करते थे वो ऐसे लोगों को सामने लाते थे, थिंकर्स को लाते थे, और प्लान बनाते थे किस तरह हम यरूशलेम पहुंचेंगे, किस तरह हमारा मसाह आएगा, किस तरीके से हम वापस दुनिया पर को रूल करेंगे। उन्होंने क्रूसेड भी लड़ा, उन्होंने बाकायदा, उनके थिंक टैंक ने प्लान किया कि हम किस तरीके से अपने धार्मिक पहलुओं को, जो कि क्योंकि वो 2000 साल से उसमें इस्लाम का कोई, मुसलमान का कोई रोल नहीं था, नेबुकदनेस्सर ने उनको वहाँ से निकाला था। नेबुकदनेस्सर के बाद जो है उनको परमिशन दी गई थी खाली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कि भाई तुम इबादत करने आ सकते हो। यरूशलेम को लेना जो है वो ईसाइयों से लिया गया था हज़रत उमर के दौर में कि भाई आप इस शहर को अपने पास रख लीजिएगा और इसमें मगर बसने की इजाज़त यहूदियों को मत दीजिएगा, क्योंकि वो 2000 साल से वहाँ से जो है आउट कर दिए गए थे। और तब से वो अपने प्लान बना रहे थे, अपने लोगों को जोड़ रहे थे, जो जहाँ दुनिया के किसी भी बिखरे हुए उसको कोने में रहता था वो अपनी कनेक्टिविटी का प्लान करते थे। और उन्होंने दूसरों के धर्मों में, दूसरों के पादरियों में, दूसरों के मौलानाओं में उन्होंने अपनी गठजोड़ बनाए और अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनके लोगों को मिसगाइड
मिसगाइड करवाया और मिसगाइड करवा कर अपने लिए माहौल बना लिया। और इतने से लोग आज की तारीख में एक नया मिशन, जो एक तरफ संधि रह जाती है, याल्टा संधि आपकी अलग पड़ी है, आपकी तेहरान संधि आपकी अलग पड़ी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के केस आपके पास अलग पड़े हैं, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। मगर वो उन्होंने अपने एक वजूद को इन सब के बीच में स्थापित कर लिया है। वो हर किसी की फाइनेंशियल मदद भी करते हैं। आज मुस्लिम जगत उनके सामने आ रहा है। आज एक नया क्वाड भी अब आप देख रहे हैं, जिसे मैंने कल कहा था कि इंडो इब्राहिमी जो है वो एक क्वाड बन गया है। इस क्वाड में एक मुस्लिम देश यूएई, एक यहूदी देश इजराइल और एक क्रिश्चियन देश अमेरिका और एक हिंदू देश जो है वो भारत, इसमें शामिल हुआ है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि मजहबिक तौर पर, धार्मिक तौर पर भी आज भी उसी तरह के क्वाड या उसके कोलेशन या गठजोड़ की बात की जा रही है। और जिस मैं याल्टा संधि की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब शांति अमन की बात हुई, बंटवारा हो गया, इसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत होती है। शीत युद्ध में यही लोग थे, यही थिंक टैंक थे जो आसानी से, जो इनके थिंकर्स काम करते रहे, वो किस तरीके से करते रहे, वो ये इस तरीके से करते रहे कि यहाँ एक धार्मिक नफरत जो है वो पैदा की गई। और धार्मिक नफरत के धार्मिक बंटवारे के हिसाब से, यानी समाजवादी सोशलिस्ट जो है यूएसएसआर को धर्म विरोधी और एक राक्षस की नज़र से देखा जाने लगा। और इस जो ये खेमा था यूएसएसआर वाला, ये एक पूंजीवादी और साम्राज्यवादी एक ताकतों की तौर पर जो है वो पश्चिमी जगत को देखने लगा। और बीच में एक तरस वर्ल्ड भी पैदा हुआ, जिसको जो मतलब बेसिकली बंटवारे की जागीर थी, कुछ इधर की कुछ उधर की, तो वो ये बंटवारा था। जर्मनी का भी बंटवारा कर दिया गया था उसी आधार पर जिसकी मैंने बात की है। उसका नतीजा भी याल्टा संधि थी, याद रखिएगा। बर्लिन की दीवार खींची गई थी उसमें भी। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि उन संधियों को अगर पिछले 70 सालों में, 75 सालों में अगर उस पर गौर की जाती, समझा जाता, उन पर चर्चाएं की जाती, तो हम जैसे अनाड़ियों को ये पता लगता कि हमारे बंटवारे क्यों हुए हैं, हमारी सत्ताएं क्या कर सकती हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं आज भी, देखिए, हम कहते हैं कि हम मेक इन इंडिया की बात करेंगे, मगर हमारे पास अपने शोध नहीं है, अपने लैब नहीं है, अपनी चीज़ें नहीं हैं। मतलब कुल मिलाकर हम राइफलें तक जो है विदेशों से खरीदते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है। इन जनताओं को नहीं पता चलने देना था कि हम लोग क्या हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं इनको। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर बगावत होती है, पूरी दुनिया ये बात समझने लगती, तो बहुत से थिंक टैंक ऐसे पैदा हो जाते जो इस विषय में सोच सकते और इस गुलामी की जंजीर को तोड़ पाते। एक नई गुलामी की जंजीर तैयार की जा रही है, याल्टा 2.0, याद रखिएगा। कुल मिलाकर ये बात बहुत लंबी थी, इसको हम बहुत लंबा कर सकते हैं। और मतलब इसको डिटेल में बताता तो मैं तारीख वाइज बता सकता हूँ कि इसमें किस तारीख में क्या हुआ। यहाँ थोड़ा सा और इसमें ऐड करता चलूँ कि जब यूरोपियन यूनियन के देशों को भी इकट्ठा कर लिया गया, फिर नाटो बहुत बाद में तश्कील दिया गया, मित्र राष्ट्रों में फूट हो गई। अब ये अपने देशों की इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर यूएसएसआर टूटने के बाद माना गया कि शीत युद्ध ख़त्म हो गया है, एक नया शीत युद्ध फिर से शुरू हो गया है। और शीत युद्ध इस बार जो है वो चाइना भी इसमें शामिल है। तो चाइना और यूएसएसआर, इसमें कई एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि कुछ थिंक टैंक पश्चिम के ये मानते हैं, आज की तारीख में एडवाइस कर रहे हैं कि अगर यूएसएसआर को इस तरह से बंदी नहीं बनाया जाता और अगर इस तरह धार्मिक कार्ड नहीं खेला जाता, तो यूएसएसआर को कभी चाइना को बढ़ाने की, चाइना को बिल्ड करने की और चाइना को आगे बढ़ने देने के लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती। ये पश्चिम की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने नाटो बनाया और नाटो में जो बनाने के बाद यूरोपियन यूनियन या पश्चिमी सोच को अलग रखा और यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और यूएसएसआर का टूटना, यूएसएसआर को बिखर जाना, चाइना का उदय जो है वो थिंक टैंक आज की तारीख में मान रहा है।
दोस्तों, मैं आप लोगों से ज़रूर ये बातें शेयर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इसका अभी कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। अगर कुछ अच्छे लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचे और वो लोग समझ पाएँ और आगे अपनी नस्लों को सुधार कर अपनी सत्ताओं के लिए कुछ अच्छे थिंक टैंक को चुन पाए, ये गाय और भैंस चुगाने वालों से तुम लोग अगर पीछा छुड़ा पाए और ये जो मतलब जाहिलों की फ़ौज इकट्ठा करने से अगर तुम लोग बच पाए, तो ज़रूर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। वरना तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ खुद ही नहीं पता है। तुम कहाँ खड़े हो और क्यों खड़े हो और कौन तुम्हें मुर्गे लड़ा रहा है, और तुम मुर्गे हो भी कि तुम और कुछ भी हो, ये भी तुमको अंदाज़ा नहीं है। देखिए, बड़ी सीधी बात है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फॉलोवर मुझे नहीं चाहिए होते हैं कि मैं जानता हूं कि उसके लिए मुझे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं पैसे कमाता हूं, ना मैं खर्च कर रहा हूं इस मुद्दे पर। मेरी सीधी बात है, मैं आप लोगों को आईना दिखा रहा हूं, वो आईना जो तुम्हें आज तक न तुम्हारे बुजुर्गों ने दिखाया, न तुम्हारे थिंक टैंक ने दिखाया, तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ने तुमको कभी नहीं दिखाया। वो आईना मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में यानी याल्टा 2.0 की एडवाइस अगर अमेरिकी मिलिट्री थिंक टैंक अमेरिका को कर रहे हैं, बाइडन को कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि चाइना को, रशिया के कोलिशन को बहुत ताकतवर माना जा रहा है। ये आपस में लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए फिर से नए मुर्गे तैयार किए जा रहे हैं, मुर्गे लड़ाने की बात की जा रही है, जिस तरह पिछले 75 सालों में लड़ाते आए हैं। इसी तरह अगला कदम बढ़ रहा है तेजी की तरफ। बाइडन, माना जा रहा है कि बाइडन बिल्कुल कमर कस के बैठा है। जो CIA की एक अलग जो है मीटिंग विंग बनाई गई थी, उसकी सप्ताहवार मीटिंगें शुरू हो चुकी है। जो टोटली एंटी चाइना, मतलब चाइना के खिलाफ CIA की एक अलग विंग तश्कील दी गई है, उसके काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बात यह है कि कुल मिलाकर के याल्टा 2.0 सोल्यूशन की एडवाइस को एकेडमिक माना जाए, याल्टा 2.0 की कहानी को एक अफसाना समझ लिया जाए, याल्टा 2.0 को आने वाली हकीकत मान लिया जाए, तीनों तरह से आम जनता, मैं जिनमें से हूँ, मैं जिनका हिमायती हूँ, उनके लिए बेकार है, ज़ीरो है। वो ग़ुलाम थे, अभी ग़ुलाम रहेंगे। और इनमें से जो एक ख़बर मैंने दी है तुर्की की तरफ से, यहाँ अभी इंतशार मुस्लिम जगत में फिर से बढ़ेगा और इनके इंतशार का फ़ायदा फिर से याल्टा 2.0 वाले लोग उठाएंगे। और ये अभी चलता रहेगा, क्योंकि इन तमाम कौमों के अंदर अभी बुद्धिजीविता की भारी कमी है। अलबत्ता बिस्तर से जब सो के उठते हैं तो इनमें से 99.9% लोग दुनिया के तमाम सबसे बुद्धिजीवी खुद को समझते हैं। खैर, मुझे इजाज़त दे दीजिए, अगली बार फिर से कड़वी और तलख बात सुनने के लिए तैयार रहिए। यहाँ से मैंने ये समझाया है कि अब आगे जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति पर जो मैं बात करूँगा, वो आपको कुछ समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। खुदा हाफिज़।